बहुत अहम सवाल आजकल घूम रहा है सबके जहन में। वो ये है कि ये पैंडेमिक खत्म कब होगा। यानी कि जो कोविड के पहले का जो काल था जिसमें हम बगैर मास्क के घूम रहे थे और बड़ा फ्रीली अपने परिवार से दोस्तों से मिल पा रहे थे, वो कब आएगा वापस, या आएगा भी या नहीं। डेफिनेटली ये जो थॉट है ये हमें काफी परेशान करता है और काफी फियरफुल भी है, क्योंकि जो भी चीज हमारे आगे एक क्लैरिटी नहीं होती है, हम किसी चीज कोई चीज हमारे लिए अननोन हो जाती है। एनिमी ये कह लीजिए हमारा है जो अननोन है हमारे लिए अभी हाल फिलहाल तक, तो वो हमेशा एक ज्यादा फियर इंस्टॉल करता है हमारे जहन में और उस फियर की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती है। डेफिनेटली फियर का एक जो नेगेटिव स्टेज है वो पैनिक है, और पैनिक का जो नेगेटिव स्टेज है फिर वो तो फाइनली टर्मिनली है, यानी कि आप खत्म हो जाते हैं उस फियर में ही। तो कुछ कोशिश ये करी गई है कि आज इस पैंडेमिक का एक एंडेमिक डेट एग्जैक्ट नहीं तो कम से कम एक मंथ तक हम पहुंचे लॉजिक और रीजनिंग के साथ कि ये कब तक हो सकता है। इसे फुल लॉजिक एंड रीजनिंग के साथ हम आज थोड़ा सा बात करेंगे। हो सकता है इस रीजनिंग और लॉजिक की वजह से हम अपने आप को थोड़ा इजी कर पाए और एक फियर को पैनिक में ग्रो करने से शायद हम इसको रोक सकें। तो पहला तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पैंडेमिक का जो स्टेज एंडेमिक वाला है, ये एंडेमिक का मायने ये नहीं है बिल्कुल भी कि एंडेमिक मींस एंड ऑफ द वायरस। एक बार जो वायरस आया, जैसे कोल्ड का ही वायरस आया या कफ का ही वायरस आया या निमोनिया का या इन्फ्लुएंजा, जो भी आप कह लीजिए, ये वायरस गायब नहीं हो जाते हैं, ये कहीं ना कहीं रहते हैं, लेकिन इनका एक रेलेवेंस हमारी लाइफ में रूटीन हो जाता है। इनकी फर्टिलिटी मोर्टालिटी रेट बहुत ही जीरो के आसपास हो जाती है। यानी कि अगर अदर वर्ड्स में इसको हम पुट क्रॉस करें तो ये मैनेजेबल हो जाता है। पैंडेमिक तब तक पैंडेमिक होता है जब तक वो हमारे मेडिकल स्ट्रक्चर को, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे मेडिसिनल अंडरस्टैंडिंग को, हमारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को, हमारे अपने जहन के फियर को ओवरवेलम करता रहता है, उससे आगे दौड़ते रहता है। और जहां पे हम उसको कंट्रोल में ले आते हैं वो चीज एंडेमिक स्टेज पे आ जाती है। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसके एंडेमिक स्टेज को समझें और कब तक ये पहुंच पाएगा और कैसे पहुंच पाएगा। एंड इसी कनेक्शन में मुझे याद आता है जब मैं स्टूडेंट होता था स्कूल में, तो एक स्पेनिश फ्लू के बारे में हम पढ़ते थे। स्पेनिश फ्लू को मुंबई फ्लू भी कहा गया है और ये 100 इयर्स बैक हुआ था, तकरीबन 1819 या शायद 1820 में हुआ था। इसको मुंबई फ्लू क्यों कहा जाता है? बिकॉज ओरिजिन इसका चाहे कहीं भी किसी भी कोने में हुआ हो, ये मुंबई पहुंच गया था। बिकॉज मुंबई, इफ यू रिमेंबर, वाज अ पोर्ट, इट वाज ए ट्रेडिंग पोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेडिंग पोर्ट, बंदरगाह था। तो बंदरगाह पे क्या होता है कि गुड्स तो आते ही है, गुड्स के साथ साथ कई बीमारियां भी आ जाती हैं। और आजकल तो ग्लोबलाइजेशन का बिल्कुल ही कमाल है। आप कहीं से भी 13-14 घंटे की फ्लाइट से दूर नहीं है और सामान आ रहा है तो उसके साथ पैकेजिंग भी आ रही है, पैकेजिंग और भी चीजें आ रही हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के अगर फायदे हुए हैं तो एक नुकसान ये भी है कि जो चीज कहीं स्प्रेड हुई, जो एक लोकलाइज्ड वे में एपिडेमिक रहा होगा, वो आपका पेंडेमिक का फॉर्म ले लेता है। बिकॉज ग्लोबल स्प्रेड उसका बड़ा क्विकली हो जाता है। उसके लिए हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है और मुश्किल भी है, टू बी ऑनेस्ट। आइसोलेशन में अब जीना थोड़ा मुश्किल है करंट मॉडर्न वर्ल्ड में। तो वो स्पेनिश फ्लू के कुछ स्टेजेस मिलते जुलते हैं इस पर्टिकुलर स्टेज से। वहां पे भी पहले जब वो आया फ्लू तो लोगों में एक अविश्वास था, अरे ये तो वहम है, ये तो हो ही नहीं सकता है, कुछ लोगों को हो रहा है तो कुछ और बीमारी है, इस तरीके से नहीं होता है, हमें तो होगा ही नहीं है बिल्कुल भी। तो वो ही स्टेज इसमें भी आई। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं? बिकॉज इन स्टेजेस में एक एलिमेंट ऑफ लापरवाही है। इसमें जब तक हमारे पास इसकी मेडिसिन नहीं है या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, तब तक एक ही तरीका है इसका, जो कि एक बच्चे तक को समझ आ जाएगा कि जब कुछ हमें मालूम ही नहीं है किसी चीज के बारे में, एनीमी के बारे में हमें मालूम ही नहीं है, तो हम उसके साथ जाके कन्फ्रंट क्या करें।
तो बेटर यही है कि आप उस समय उस एनिमी से छिपके रहिए। उस एनिमी को के सामने आने का कोई पॉइंट नहीं है जब तक आपको उस एनिमी के बारे में एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं है और तोड़ नहीं है हमारे पास उस एनिमी को हराने का। तो एक चेन से जो ये चीजें बाई कंटैक्ट संक्रामित हो जाते हैं लोग एक दूसरे से, तो बेस्ट डिफेंस है। आप उसको वहीं रोकने के लिए चेन तोड़नी पड़ती है। तो जब लोग एक लापरवाही एटीट्यूड में आ जाते हैं तो चेन नहीं तोड़ पाते, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं है कि ऐसी चीज है, तो वो बड़ी फ्रीली घूमते हैं, मिंगल करते हैं लोगों के साथ, और वो ऑटोमेटिकली या तो एक साइलेंट कैरियर होते हैं या फिर वो एक्टिव कैरियर्स होते हैं, वो कन्वे कर देते हैं दूसरे को ये बैक्टीरिया या वायरस या फंगाई जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि वो स्टेज था, और अगर आप नोटिस करें, आप अपना माइंड थोड़ा पीछे ले जाएं पिछले साल पे, तो ये स्टेज था हमारी कंट्री में। उसके बाद सेकंड स्टेज आता है कि जब लोगों को होना शुरू होता है तो फिर लोग उसको तरह तरह के कंस्पिरेसी थ्योरीज के नाम देना शुरू कर देते हैं कि वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर करी होगी किसी देश ने हमारे ऊपर, या कुछ कॉर्पोरेट्स का एक स्कीम है, ये प्लान है, कंस्पिरेसी है कि उनकी ज्यादा दवाइयां बिकें, या इस तरीके से कंट्रोल आ जाएगा पूरी वर्ल्ड पे हमारा। तो वो थ्योरीज भी जन्म लेना शुरू कर देती हैं। तो इन द मीन टाइम हो क्या रहा होता है, स्पेनिश फ्लू में भी यही हुआ था, मुंबई फ्लू में अभी भी यही हुआ है। उसके चलते और लापरवाही तो थोड़ी सी हम कंट्रोल में ले आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कन्विक्शन नहीं होता है कि ये चीज हो रही है। एक डिनायल मोड पे, जिसको कहते हैं हम साइकोलॉजिकल टर्म में, चले जाते हैं। उसके बाद एक फाइनल स्टेज आती है जिसमें लोग विश्वास करने जाते हैं कि नहीं ये तो हो रहा है, ये एक्चुअली हो रहा है, लेकिन वो स्टेज पे उन्हें फियर ग्रिप कर जाता है। वो एक इम्पोर्टेंस ऑफ जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करे जाने चाहिए इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए, वो कहीं ना कहीं हम उसमें आ जाते हैं मोड पे। और फिर कुछ ऐसा भी होता है कि क्योंकि ये जो वायरस है ये म्यूटेट भी होता है, और यही नहीं, हर वायरस म्यूटेट होता है। और म्यूटेशन का ये है कि वायरस बहुत जल्दी अपनी फोटोकॉपीज या बैक्टीरिया की फोटोकॉपीज बनाते रहता है अपनी सीक्वेंसिंग की। तो वो सीक्वेंसिंग की जो फोटोकॉपीज बनती हैं, तो आपने फोटोकॉपी की प्रोसेस में देखा होगा कि कहीं ना कहीं फोटोकॉपी भी गलत आ जाती है। उसमें कहीं कोई फोटोकॉपी बड़ी क्लियर निकलती है, कोई नहीं निकलती है, कोई थोड़ी सी ठीक वे में नहीं निकलती है। तो इसी तरीके से जब बहुत फास्ट फोटोकॉपिंग, और ये फास्ट फोटोकॉपिंग कैसे होती है कि जब एक एंटीजन यानी कि बैक्टीरिया हमारे एंटर ले रहा होता है एंट्री, तो हमारी बॉडी उसके लिए एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। तो कई बारी तो जो है हैबिचुअल होती है बॉडी, आपको खांसी का या जुकाम का आपको बिगिनिंग शुरू हुई, तो आपकी बॉडी में फटाफट एंटीबॉडी, बिकॉज इट इज यूज टू इट, वो उसके लिए नॉन एनिमी है। अननोन एनिमी जब आता है तो बॉडी भी थोड़ा कंफ्यूज रहती है कि इसके लिए कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करें, क्या करें, किसको लड़ने के लिए हम आगे बढ़ाएं एंटीबॉडी को। तो वो उस प्रोसेस में वो बड़ा जल्दी इंटरेक्शन हो रहे होते हैं, एंटीबॉडीज के भी और इनके भी, एंटीजेंस के भी। वो जब आपस में लड़ाई उनकी हो रही है तो फोटोकॉपिंग बड़ी जल्दी होती रहती है, क्योंकि एंटीजन भी जो है, जो अटैकिंग वायरस है, वो भी स्मार्ट है। वो भी अपने आप को एक ऐसे वे में डालने की कोशिश करता है जो समझ ना आ रही हो बॉडी को आपकी। एक नेचुरल प्रोसेस है अपने बचाव का। तो वो जब उस प्रोसेस में चीज आने शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है प्रोसेस थोड़ा सा। एक म्यूटेशन के में जो टाइम लगता है उसमें थोड़ा डिप आता है, और डिप आने के टाइम पे हम सोचते हैं अरे हम तो बहुत इम्यून है, हम तो बचपन से मिट्टी में खेले, हम तो गाय भैंस के ऊपर चढ़ के सवारियां करते थे, तालाब में नहाते थे जहां पे गाय भी नहा रही है, भैंस भी नहा रही है, सब कुछ नहा रहा है और हम भी नहा रहे हैं, तो हमें तो कुछ नहीं होगा, हम इंडियंस हैं, रफ हैं, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है। तो वो किसी उस भ्रम में भी जो हम रहते हैं, और वो एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि उस समय वो म्यूटेशन एक सिंपल फॉर्म में होती है, और सिंपल फॉर्म की म्यूटेशन को अटैक करने के लिए हमारी इम्यूनिटी डेफिनेटली काम आ रही होती है, क्योंकि वो तो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन वो एक स्टेज पे कब म्यूटेशन में स्टेज में आ गया है, उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो बड़ी साइंटिफिक तरीके से होती है। और अनफॉर्चुनेटली उसका रेट कम से कम किसी भी डेवलप्ड वर्ल्ड में 10 to 15% होता है जीनोम सीक्वेंसिंग का, कि ये म्यूटेशन में अब किस स्टेज पे आ गया, कौन से फॉर्म इसने अख्तियार कर लिया है, ताकि हम इससे लड़ सकें।
वो कहीं ना कहीं मुझे रिमाइंडर मिलता है लाइटर वेन में, जैसे हमारे कथाओं में भी लिखा है कि वो रामायण या महाभारत में कि वो राक्षस ने तो शक्ल बदली कर ली, उसको मारने के लिए चले, एक बाण चलाया, वो बाण चलाते चलाते वो राक्षस जो है वो ध्वस्त नहीं हुआ, वो किसी और फॉर्म में आ गया। बस वो कुछ इसी तरीके से है, ये जीनोम सीक्वेंसिंग है। और फिर जीनोम सीक्वेंसिंग करके कहीं ना कहीं से कोई रामबाण निकालता है कोई, तो कोई डॉक्टर निकालेगा रामबाण, कोई साइंटिस्ट, कोई रिसर्चर, और फिर उसको मारेगा। लेकिन ये भ्रम में आना जो है ये हमारे लिए कैसे हार्मफुल होता है कि हम अपने रेगुलर प्रिकॉशंस को छोड़ देते हैं। इसी तरीके से वैक्सीनेशन लेने के बाद भी हम छोड़ देते हैं ध्यान। तो कहने का मतलब यह है कि बॉटम लाइन घूम फिर के यही आ रही है कि एक प्रोसेस जो इस चीज का होने का है वो बड़ा प्रेडिक्टेबल है। स्पेनिश फ्लू में भी इसी तरीके से चला था, यही प्रोसेस हुआ था, थॉट प्रोसेस भी यही गया था जब उसको बैटल करने के लिए। लेकिन हम ना जाने क्यों हम सीखते नहीं है अपने पोस्टैरिटी से सीखना एक बहुत बड़ी चीज है। और अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान रखें तो हमको बड़ा सिंपल सा है ये एंटायर थिंग, और देखा हुआ है, हमारा देखा वाला है प्रोसेस पूरा। ये ऐसा नहीं कि नई चीज कोई, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एनिमी नया आ गया है लेकिन उसके टैक्टिक्स तकरीबन सेम पैटर्न पे चल रहे हैं, हमारे भी रिएक्शन सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। तो हम दोबारा से उस गलती को क्यों दोहरा रहे हैं, ये चीज थोड़ी सी सोचने वाली हो जाती है। तो अगर हम उसके प्रोसेस को समझेंगे, अब ये करेगा, अब ये म्यूटेट होगा, अब ये जीनोम सीक्वेंसिंग का स्टेज आ गया। तो जीनोम सीक्वेंसिंग पे जैसे कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही रही है, हमारी, जब मैं कह रहा हूं तो उसमें सरकार भी शामिल है, हम लोग भी शामिल हैं, कि हम कॉम्प्लेसेंट होकर बैठ गए तो हमने इलेक्शंस भी ऑर्डर कर दिए कि करवा लीजिएगा। तो मैं तो कह रहा हूं कि इन सब चीजों के साथ जैसे कोविड प्रोटोकॉल है, एक शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एपिडेमिक प्रोटोकॉल भी होना चाहिए, पैंडेमिक प्रोटोकॉल, जिसमें कह दिया जाए कि नहीं होंगे इलेक्शंस अगर पैंडेमिक है देश में, या आईपीएल नहीं होगा, या कोई रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन, या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जानी चाहिए जिससे हम कोविड प्रोटोकॉल हमने ले डाउन कर दिया। एक ऐसा प्रोटोकॉल शायद हमें को इंक्लूसिव करके निकालना चाहिए नया कॉन्स्टिट्यूशनली, कि ये चीजें नहीं होंगी कि कोई भी गवर्नमेंट चाहे वो अपने बेनिफिट या किसी और के लिए नहीं कर पाएगी ये चीज। तो वो जो प्रोसेस, अगर हम इसको दोबारा से वापस आए तो ध्यान रखें कि प्रोसेस इस तरीके से चलता है, और उसका तोड़ फिलहाल यही है कि वो चेन हमें ब्रेक करनी है। वो चेन अगर ब्रेक करनी है तो उसमें जैसे इनिशियली अटैक आया तो 5 पे आया, 5 ने, हर इंसान ने 5-5 पे और करके उसको 25-25 करके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वो बढ़ता चला गया। लेकिन उस 5 में अगर हमने वाया इम्यूनिटी उसको ब्रेक एक लग जाएगा नेचुरली, बिकॉज एक उसमें चेन टूट जाएगी। सेकेंड इज बाई फॉलोइंग कोविड प्रोटोकॉल्स, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे भी हम रोक पाएंगे। तीसरी चीज जो है वो ये है कि हम अपने आप को एक चांस दे फियर से बाहर निकलने की, और अपनी नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैरी ऑन रखें फॉलोइंग ऑल प्रोटोकॉल्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखें। तो अब अगर हम इस प्रोसेस किस तरह अटैक करता है और हमारा डिफेंस लाइन किस तरीके से बनता है या बिगड़ता है, अगर हम ये अभी तक थोड़ा सा क्लैरिटी आज आई है हमारे दिमाग में, तो हम अब यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टैटिस्टिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन अगर 1.440 करोड़ भी लेके चलते हैं, तो उस 140 करोड़ की पॉपुलेशन को अगर हम कुछ मेथड से इम्यूनिटी स्टिमुलेट करें, तो हम इसको, लेट्स टेक वन ऑफ द मेथड्स these days which is being propagated is vaccination. Now वैक्सीन की डोजेज जो है वो अभी फिलहाल जो पैक डाउन करी गई है वो 2 पे करी गई है, twice. That twice over vaccination will give you immunity for good about 1 year or so at least. Now that 1 year is important because that is the time probably you need to buy for producing more vaccine, so vaccinating more people. So this is a good enough window. You don't need it for a lifetime कि वो 1-2 बारी आपने जॉब करवा लिया वैक्सीनेशन का तो आप पूरे उम्र आप ऐसे हो गए वैक्सीनेट हो गए, जरूरत भी नहीं है। क्योंकि अगर वो 1 ईयर के पीरियड में आपको 2 जॉब्स लग गए तो आपकी चेन टूटनी आपने शुरू कर दी है, आप एक उसमें इंस्ट्रूमेंटल बन गए हो चेन तोड़ने के लिए। योर चेन इज ब्रेकिंग नाउ बिकॉज यू आर नॉट
passing it up, you are not getting it. सो डोजेज का अगर हम हिसाब लगाएं तो अभी जो कैलकुलेशन कहती है करंट हमारा जो प्रोडक्शन है वो अराउंड 1 ईयर में अबाउट वी नीड 2 डोजेज. सो लेट्स से द पॉपुलेशन वाइज हम डबल करते हुए वी नीड अबाउट 3 करोड़ डोजेज, बिकॉज इसमें कुछ वेस्टेज भी होती है. तो इसमें हमें 300 करोड़ डोजेजेस चाहिए. सॉरी, नॉट 3 करोड़, 300 करोड़, बिकॉज अगर 130 करोड़ वाली पॉपुलेशन है तो 300 करोड़ के आसपास हमें, क्योंकि वेस्टेज इंक्लूड करके वो डोजेजेस हमें चाहिए. अब ये तो या हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि हमारे लिए अगर हम सिर्फ वैक्सीनेशन पे डिपेंड करें तो 3 इयर्स कम से कम हमारी कंट्री में मिनिमम लगेंगे. लेकिन आप फिर भी सेफ नहीं हुए, बाय द वे. मैं आपको फिर ये चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है. इसमें ट्रैवल करते रहेंगे, अगर वेरिएंट आते रहेंगे आपके पास, जैसे ब्राजील में हुआ. ब्राजील में ये वापस आया जबकि लोगों ने कहा था कि 68% पॉपुलेशन को तो हो चुका है, तो दोबारा आना नहीं चाहिए, लेकिन आया. क्यों? क्योंकि म्यूटेट हो गया. म्यूटेट के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग जब उन्होंने करी तो उनको मालूम पड़ा ये तो फलां जगह का वेरिएंट है, ये उधर जगह का वेरिएंट है. अब इंडियन वेरिएंट आ गया, इंडियन वेरिएंट है म्यूटेशन के बाद. नाउ ये जो म्यूटेशन के बाद जो वेरिएंट्स आने शुरू हो जाते हैं, ये वेरिएंट्स फिर दोबारा से उस चीज को सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, लेकिन है तो अलार्मिंग सिचुएशन. लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से सोचें कि सिर्फ वैक्सीनेशन पे नहीं, हम इसको सोशल बिहेवियर से, डिस्टेंसिंग है, वैक्सीनेशन तो एक साइड हो गया, सैनिटाइजेशन के प्रोसेस से हम अपने आप को सिक्लूड कर पाए, तो ये चेन ब्रेक होना शुरू हो जाती है. और ग्लोबल कम्युनिटी को सोचना चाहिए कि नहीं, अगर इंडिया में हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम तो सेफ हैं, क्योंकि वो इंडियन म्यूटेंट कहीं ना कहीं से आपके पास पहुंच ही जाएगा. तो ये लोकलाइज करके आप नहीं सोच सकते हो कि ओके 130 करोड़ इन इंडिया कैन बी वैक्सीनेटेड एंड इन्फेक्टेड टू फाइट इट. एंटीबॉडीज आपके प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी बढ़ा दी है तो अब ठीक हो गया, वो कहीं ना कहीं से पॉपअप हो जाएगा. तो इसको ग्लोबल स्केल पे हमें, जैसे हम इंडिया के लिए सोच रहे हैं, ग्लोबल स्केल पे सोचना चाहिए और ग्लोबली इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए, जो कि अब मिल भी रहा है. नाउ कमिंग बैक टू दैट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कब तक ये खत्म होगा. तो जिस तरह हमने कैलकुलेट किया, अगर सिर्फ वैक्सीनेशन पे हम काउंट करते हैं तो कम से कम 3 साल और लगेंगे इसको उस स्टेज पे आने, क्योंकि नॉर्मल एक किस्म की बीमारी हो जाएगी कोल्ड एंड कफ की. लेकिन अगर हम इस वैक्सीनेशन के साथ अपने बिहेवियर और कुछ जो गवर्नमेंट की तरफ से भी गलत हो जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ में वो था ही नहीं ये इतना प्रकोप इसका, लेकिन जब उन्होंने कहा नहीं, वो एक स्पेशल सीरीज जो है वो होनी है वहां छत्तीसगढ़ में, मैच होना है IPL का, तो क्रिकेट का, तो उसके बाद वो, और इसी तरीके से बिहार छोड़ के जितने भी स्टेट्स में इलेक्शंस हुए या जितने भी रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस हुए हैं इंक्लूडिंग तुम, उनके रिजल्ट्स 15 दिन में आने शुरू हो गए, क्योंकि एक दिन में तो रिजल्ट आता नहीं. तो जिस समय इलेक्शन हो रहा है उस समय तो नहीं पता चलेगा, उसका 10 या 12-15 दिन में पता चलेगा क्या हुआ. ये ट्रिगर ही वहां से होना शुरू हुआ जब प्रोबेबली गवर्नमेंट भी कॉम्प्लेसेंट हो गई, हम भी कॉम्प्लेसेंट हो गए, सब खुशियां मनाने लगे, अपनी विक्ट्री क्लेम करने लगे, हम तो जीत गए हैं. वहां पे वो म्यूटेंट होकर टैक्टिक्स उसे चेंज करी वायरस ने अपनी, वो म्यूटेशन लेके, और जीनोम सीक्वेंसिंग के नाम पे हमारी कंट्री में 1% जीनोम सीक्वेंसिंग का रेट है आज की डेट में, यानी कि 99 म्यूटेशंस अननोटिस पास हो जाएंगी. उनका हमें कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है वो म्यूटेशंस का. वो म्यूटेशंस अटैक करती रहेगी. तो हम एक का यहाँ पे एक कश्ती में छेद ढकने की कोशिश करेंगे, दूसरा छेद हो जाएगा. तो वो हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग गवर्नमेंट की तरफ से बढ़नी चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हेल्प करें. तो जब ये चीजें हो जाएंगी, सोशल डिस्टेंसिंग, गवर्नमेंट हेल्पिंग इन दर पॉलिसीज दिस वे, कुछ स्टिमुलस पैकेजेस ऐसे आए कि लोगों को घर से बाहर रोटी के लिए न निकल के, हमारी कंट्री की एक विडंबना ये भी है कि हमें तो निकलना ही पड़ता है रोटी के लिए बाहर. तो जब हम रोटी के लिए बाहर निकले, हम डेफिनेटली डबल मास्किंग और बाकी सारी चीजें प्रैक्टिस करें कोविड प्रोटोकॉल को. और इसी तरीके से गवर्नमेंट भी जो है स्टिमुलस पैकेजेस इस तरीके से दे कि लोगों को बहुत अननेसेसरी ना निकलना पड़े घर से बाहर. तो कैलकुलेशन ये कहती है कि मई के एंड तक आते आते हम इसको इस स्टेज पे ले आएंगे कि जो एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया था वो इन सब एफर्ट्स की वजह से थोड़ा सा कंटेन होने लग गया है. और जब ये चेन रिएक्शन कंटेन हो जाएगा
थोड़ा सा और हमें ब्रीदिंग टाइम मिलेगा, क्योंकि कम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और मेडिसिन की रिक्वायरमेंट प्रेशर हटेगा, तो लोगों का जहन से ये फियर का फैक्टर हटेगा थोड़ा सा। हाँ, वो इतना फियर रहना चाहिए कि ऐसा हो गया था, जो कि हमें स्पेनिश फ्लू और मुंबई फ्लू से लेसन लेने चाहिए कि ऐसा होता है। हम कॉम्प्रेसेंट सावधानी हटी दुर्घटना हटी वाली बात है फिलहाल, जो हमें बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए ऐसा हम मान के चल सकते हैं कि इम्पैक्ट इन चीजों का, वैक्सीनेशन का, थोड़ा जो कर्फ्यूज अब लग रहे हैं, अब वो रैलीज भी नहीं हो रही है इलेक्शन की, आईपीएल भी विड्रॉ कर दिया है, होल्ड पर डाल दिया है, रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशंस के भी काफी हेवीली कम डाउन कर रहे हैं गवर्नमेंट्स। तो इन चीजों की वजह को, इन चीजों को देखते हुए एक डिप पॉजिटिवली आएगा मई की एंड तक, तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कारगर आज का ही नहीं, किसी भी मेजर पैंडेमिक जो आपका कंटामिनेशन या संक्रमित होने की वजह से होता है, वो यही पैटर्न है उसका कि अगर आप उसकी चेन तोड़ते तो वो खत्म हो जाता। हमने चेन तोड़नी शुरू करी है साइंटिफिक मेथड से और कुछ प्रैक्टिस से, सोशल प्रैक्टिस से। वो मई के एंड तक इसका डिप पॉजिटिवली आना शुरू होगा। जहां पर डिप आना शुरू हुआ, वहां पे अगर हम अपने सावधानी को फिर भी बरकरार रखेंगे, तो अगस्त तक हम पहले वाली स्टेज पे पहुंचेंगे जब हम बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट हो गए थे पहले। एक बार जब वो लास्ट मार्च में शुरू हुआ था 2020 में, तो हम एक स्टेज पे आगे थे, अक्टूबर तक आते आते, अक्टूबर नवंबर तक आते आते, मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर तक हम स्टेज पे आ गए थे कि हम कॉम्प्लेसेंट हो गए थे थोड़े से, जिसकी वजह से हमने गलतियां भी करनी शुरू करी। तो वो हम दोबारा उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा म्यूटेशंस का, क्योंकि म्यूटेशंस और गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं फिर जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत एग्रेसिवली करनी पड़ेगी, और अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव में उस जीनोम सीक्वेंसिंग का जो एक आपको वापस आता है एक फीडबैक, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, और मेडिसिन में भी थोड़ा सा ट्विकिंग करनी पड़ेगी, मेडिसिन में, वैक्सीनेशन में और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में। तो वो कहीं ना कहीं 2022 के मिड में जाके हम ये कह सकते हैं, अगर हमने ये सब चीजें थोड़ी सी फॉलो करी, गवर्नमेंट्स भी लापरवाह ना हो गई अगेन दोबारा से, तो 2022 के मिडल में जाके हम कह सकते हैं कि हम एक वापस रेगुलर नॉर्मल स्टेज पे आ जाएंगे। तो ये बड़ा एक लॉजिक और रीजनिंग पे बेस्ड और स्टैटिस्टिक्स एम्पेरिकल डेटा पे बेस्ड एक ये टॉक आपके सामने रखा था। आप अपना भी जरूर जहन इसमें इन्वॉल्व करें, लगाएं और सोचें कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। हमारा कोऑपरेशन तो इन एनी केस लगेगा ही, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की भी बहुत लगेगी। दे शुड बी अकाउंटेबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग, देयर डिसीजंस कैन इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। So we have to think on those lines also, that somewhere a constitutional amendment, a constitutional filtration has to be again brought in place, where things automatically get triggered, and there is a protocol for all kind of events, not only for individuals, which happens. So finally, I'll repeat what we feel, after discussions amongst our own researchers, research team. Revealed that by May end we should be seeing positively a downtrend, given the vaccination drive and nothing, provided vaccination doesn't stop and all. By December, November, December, we should be seeing a situation which was in 2021 when we started getting compensated to khatam ho gaya. And if we keep a very close watch on the mutations, then we can hope that by 2022 middle of it, we are able to get back to that normal handshaking and shedding of our masks and all. So till then, follow all your social protocols, COVID protocols, and bear with it. It's in our hands. We can do it.